नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं पर। सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए फैसले आए हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राजमाता गाय को घोषित किया है और कुछ अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है? तो ये फैसला ये दिया है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं जो असम में आके बसे हुए हैं, ये कहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत जो है वैध माना है। लेकिन अगर इसी धारा के तहत देखा जाए, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो आए हुए हैं उनको वैध माना है। बांग्लादेश के लोगों को जो असम में आए हुए हैं उनको जो है 25 मार्च 1971 से और 1 जनवरी 1966 के बीच जो लोग आए हुए हैं उनको वैध माना है। लेकिन फिर आगे ये कहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं बांग्लादेश से और जो असम में बसे हुए हैं उनको जो है अवैध घोषित कर दिया है। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। डेट याद रखिए, कब से? जो है 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनको अवैध घोषित कर दिया है, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक वेब पेज बनाया है। क्यों बनाया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टें होती हैं, जो फैसले आते हैं, उसको नागरिकों को पढ़ने में कुछ समस्या होती है, समझने में समस्या होती है, इसलिए जो है वेब पेज लॉन्च किया है। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज का नाम क्या रखा है? तो लैंडमार्क जजमेंट समरीज इसका नाम रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य नागरिकों को जानकार बनाना, कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कानून के प्रति जुड़ाव रखना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब कि कुल मिला के ये है कि जो रिपोर्टें आती थी, जो कानून फैसले सुनाता था सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो है लोगों को समस्या होती थी समझने में, इसलिए जो है वेब पेज लॉन्च किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि 51 नंबर के जो है नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, CJI बनाए गए हैं 51 नंबर के। कौन बनाए गए हैं? तो ये जो है संजीव खन्ना जी बनाए गए। इन्होंने शपथ कब ली? तो शपथ ली है, इन्होंने शपथ कब ली है? तो शपथ ली है 11 नवंबर को शपथ ली है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जी बने हैं। कौन से नंबर के? तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। अब यहाँ पे इन्होंने शपथ ली है, तो किसने शपथ दिलाई? तो राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। किसने शपथ दिलाई? तो राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। अब इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है कि नहीं है ये भी जान लेते हैं। तो CJI का उल्लेख ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति द्वारा CJI की नियुक्ति की जाएगी, ये जो है उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 124 के खंड 2 में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 में मिलता है। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय में अभी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि जो न्याय की देवी है उसमें भी नई प्रतिमा में कुछ परिवर्तन ये किया गया कि जो आंखों में पट्टी थी पुरानी प्रतिमा में, पट्टी को हटा दिया गया नई प्रतिमा में और इंडियन कल्चर के रूप में नई प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और जो तलवार थी पुरानी प्रतिमा में, न्याय की देवी के हाथ में जो तलवार थी, उसके स्थान पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है। तो ये जो है न्याय की देवी की प्रतिमा में परिवर्तन किया गया है। और अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय में ही जो है नया ध्वज का अनावरण किया गया था। कब? अगस्त में। तो जो नया ध्वज बना है उसमें नीले कलर का ध्वज है और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। फिर अशोक चक्र बना है। अशोक चक्र के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो किस पे टिकी हुई है? संविधान की बुक है। संविधान की बुक पे टिकी है और सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के ठीक ऊपर जो है अशोक चक्र है। और यहाँ पे लिखा है एतो धर्मस्य ततो जया, एक वाक्य भी लिखा है। तो यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज अनावरण किया गया था, उसमें लोगों में पूछा जा सकता है, नया लोगो है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे ये परिवर्तन किया गया था। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है 26 जनवरी 1950 को स्थापना होता है। उद्घाटन होता है 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश कितने होते हैं? तो 33 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है।
कुल मिला के जो होते हैं वो 34 न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा, कुल मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अभी हाल ही में परिवर्तन किए गए थे यहाँ पे चर्चा किया है। आगे बात करते हैं कुछ नए पॉइंट पे। तो नए पॉइंट पे बात करें शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, तो 5 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो कौन सी भाषाएँ हैं, तो ये जो है मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगाली है। तो ये जो है कब मंजूरी दी गई है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है मंजूरी दी गई है। 3 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दी गई है कि 5 जो है शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई हैं, उनको दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो 5 भाषाओं को दिया गया है। अब कुल मिला के 11 भाषाएं हो चुकी हैं शास्त्रीय भाषाएं। आइए देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो यहाँ पे शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सी शामिल की गई थी, तमिल भाषा शामिल की गई थी। इसको दर्जा दिया गया था 12 अक्टूबर 2004 में। फिर आती है संस्कृत, जिसको दिया गया था 25 नवंबर 2005 में दर्जा दिया गया। फिर आता है तेलुगु, तो 31 अक्टूबर 2008 में दर्जा दिया गया। कन्नड़ को 31 अक्टूबर 2008 में दिया गया था। मलयालम 8 अगस्त 2013 में दर्जा दिया। उड़िया को 1 मार्च 2014 में। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली ये 4 अक्टूबर 2024 को दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, एक साथ 5 भाषाओं को जो दर्जा दिया गया वो 2024 में ही दिया गया है। इससे पहले 2 भाषाओं को जो है एक साथ दर्जा दिया गया था, बाकी जो है एक एक भाषाओं को दर्जा दिया गया था। लेकिन अगर बात करें ये पहली बार हुआ है कि 5 भाषाओं को एक साथ जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो याद रखिएगा कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। ये संख्या भी पूछी जा सकती है या पूछ लिया जाएगा, एक तरफ डेट दे दी जाएगी और एक तरफ जो है भाषाएं दे दी जाएंगी। तो याद रखिएगा ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए एक अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। अभियान दिया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये प्रारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2024 को इसको प्रारंभ किया है। 2 अक्टूबर की डेट क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि गांधी जयंती होती, उसी के दिन जो है प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये जो है अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया झारखंड के हजारीबाग से प्रारंभ किया गया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो झारखंड के हजारीबाग से प्रारंभ किया गया। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में इसके जान लेते हैं। बात करें इसकी, तो अभियान की 30 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों के 549 जिलों 2911 ब्लॉकों में फैले 5 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे लगभग जो है गांव कितने कवर किए जाएंगे, 63,843 गांव जो हैं कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने लोगों को लाभ मिलेगा, तो लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। और गांव कितने कवर किए जाएंगे, 63,843 गाँव जो हैं कवर किए जाएंगे। यहाँ पे 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है अभियान है। अब इस अभियान को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो संचालित जो किया जाता है वो 17 मंत्रालयों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये मंत्रालय तो नहीं पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस अभियान में जो है क्या क्या किया जाएगा। तो इस अभियान में जो है सामाजिक ढांचे, जो भी मतलब जो सामाजिक आर्थिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, उसको शिक्षा में, आजीविका में, महत्वपूर्ण जो रोजगार वगैरह हैं उसमें भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे परव्यय की बात करें तो 79,156 करोड़ जो है परव्यय किया जाएगा इसका। अगर बात करें मंजूरी की, तो मंजूरी जो है 18 सितंबर 2024 को इसको मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। अब यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जो याद रखना है कि ये जो अभियान है वो कहाँ से शुरू किया गया है और इसका परव्यय कितना है और जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है अभियान है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है, क्यों महाराष्ट्र में जो है अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो देसी गाय थी उनको जो है राजमाता का दर्जा दिया। अब यहाँ पे पहला ही राज्य ऐसा बन चुका है जिसने गायों को जो है राजमाता का दर्जा दिया है। ये तो इसलिए पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जो है राजमाता का दर्जा दिया है गायों को, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसा महाराष्ट्र जो है राज्य हो चुका है। अगर बात करें इसमें जो है अनुदान की भी बात की गई है,
क्या अनुदान की बात की, इन्होंने कहा है कि 50% गायों पर अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि गायों को राजमाता का दर्जा कौन से राज्य ने दिया है, तो महाराष्ट्र ने दिया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में जो है हाल ही में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होगा। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में जो 20 नवंबर को चुनाव होगा विधानसभा का, कितनी सीटों पर होगा, 288 सीटें जो हैं उस पर विधानसभा का चुनाव होगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कितने चरणों में चुनाव होगा, तो एक चरण में इसको जो है महाराष्ट्र में चुनाव कराया जाएगा। और महाराष्ट्र के साथ ही जो है झारखंड में भी चुनाव होगा। झारखंड में जो चुनाव होगा महाराष्ट्र के साथ में, अगर झारखंड की विधानसभा की सीटें की बात करें तो विधानसभा में जो है 81 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक चरण में चुनाव होगा। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। एक चरण होगा 13 नवंबर को और दूसरा चरण जो होगा वो 20 नवंबर को कराया जाएगा। लेकिन अगर दोनों राज्यों की बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो इसका जो है मतगणना होगी 23 नवंबर को मतगणना होगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि महाराष्ट्र की अगर बात आई थी तो महाराष्ट्र में आपको याद रखनी है कि कितनी विधानसभा सीटें, 288 सीटें हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 81 सीटें हैं जो विधानसभा की। यहाँ पे चुनाव की घोषणा होती है 15 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीटें ही पूछी जा सकती हैं राज्यों की, तो विधानसभा की। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं थी और यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।